हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं डिटर्मिनेंट। और आज हम लोग डिटर्मिनेंट में जो लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज देखने जा रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसा कोई साल नहीं गया, ऐसा कोई पेपर नहीं गया जिससे कि आपका इस टॉपिक से डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन ना पूछा जाए बच्चों। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जे एडवांस में यदा कदा पूछ लिया जाता कि 3 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, लेकिन जे मेंस ऐसा है कि जिसमें ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों प्रिपेयर कर लीजिए। तो आप जो है बच्चों आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस समय 23K सब्सक्राइबर्स हैं, इजी मैथ्स में 4K, ठीक है। और ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर ली, वहाँ पर भी आपको ऑसम कोर्सेज एंड कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिलने जा रही बच्चों। तो ये आपके मैथ्स के चैप्टर्स हैं एंड दिस इज़ द 30th चैप्टर दैट इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग आगे और 9th लेक्चर में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज़ क्या पढ़ने वाले हैं। वो बड़े ध्यान से, मतलब कुछ ही चीज़ें पूछी जाती हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को समझना है। दैट इज़ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ना हमें? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्विंग बाय क्रैमर्स रूल, सॉल्विंग बाय क्रैमर्स रूल, सॉल्विंग बाय क्रैमर्स रूल। तो चलिए स्टार्ट करते बच्चों। तो देखिए, 2 वेरिएबल सिस्टम से हम लोग शुरुआत करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो 3 वेरिएबल सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो 2 से समझने के लिए, ठीक है, 2 से समझने के लिए। और क्लास 10th में आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी है, लेकिन अब हम उसे डिटर्मिनेंट से करेंगे। तो a1x + b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x + b2y इज इक्वल टू c2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये समझ लें पहले कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन हैं। कितनी स्ट्रेट लाइंस गिवन है हमारे पास? 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट हम लोग लिखेंगे। एक डेल्टा का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो डेल्टा जो डिटर्मिनेंट है उसमें x के कोफिशिएंट, यानी कि a1 a2 ऐसे लिख लिया हम लोगों ने कॉलम वाइज, ठीक है, जैसा बना हुआ है b1 और b2। अब देखिए इसी में एक डेल्टा x डिटर्मिनेंट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो c1 c2 है वो a1 a2 की जगह रखते हैं, c1 c2, और b1 b2 को एज इट इज़ रखते हैं। तो ये डेल्टा x हो गया। फिर डेल्टा y इसी तरीके से आप लिखिए। तो डेल्टा y में क्या होगा? देखिए a1 a2 तो एज इट इज़ रखिए। अब हम लोग y यहाँ पर लिखे हैं तो वो b1 b2 हटा के वहाँ पर c1 c2 लिखना है। तो ये बात समझ में आई? जब डेल्टा x लिखें तो x के कोफिशिएंट हटा दें, जब डेल्टा x लिखें तो x के कोफिशिएंट हटा दें और उसकी जगह c1 c2 लिख दें। जब हम लोग डेल्टा y लिखें तो हम लोग क्या करें कि y के कोफिशिएंट हटा दें और c1 c2 लिख दें, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल्स होते तो एक और होता, दैट इज डेल्टा z का भी होता, लेकिन ये 2 वेरिएबल का सिस्टम है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई? अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए। अब हम ये डेल्टा x और डेल्टा में रिलेशन देखने जा रहे हैं। डेल्टा x और डेल्टा में रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो ये c1 c2 b1 b2 है, ठीक है। अब ये b1 b2 तो है, ये b1 b2 है, लेकिन अब आप देखिएगा कि c1 c2 की जगह हम लोग यहाँ पर a1x और a2x + b1y + b2y और b1 b2 है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर जैसे सम में लिखा है तो इसको आप तोड़ सकते हो। तो यहाँ हम देखिए तोड़ है इसको, a1x a2x b1 b2, है ना। और एक और डिटर्मिनेंट लेंगे अब, यानी कि b1y और b2y + b1 b2, लेकिन यहाँ देखिए प्रोपोर्शनल है, b1 b2 प्रोपोर्शनल है। तो ये डिटर्मिनेंट आपका 0 चला गया। तो डेल्टा x वाला जो डिटर्मिनेंट है उसमें देखिए x आप कॉमन लें तो ये आ रहा है a1 a2 b1 b2, और a1 a2 b1 b2 डेल्टा है। तो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू आ रही x टाइम्स डेल्टा,
ठीक है, सेम काम जब आप यहाँ पर करेंगे, इस वाले में आप C1 C2 को इधर रखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, A1 A2 एक जगह प्रोपोर्शनल आ जाएगा दूसरी तरफ। तो अब यहाँ से आप समझिए कि जो डेल्टा x है वो x टाइम्स डेल्टा है और जो डेल्टा y है वो y टाइम्स डेल्टा है। तो यानी कि x को आप सॉल्व कर सकते हो डेल्टा x बाई डेल्टा और y को आप सॉल्व कर सकते हो डेल्टा y बाई डेल्टा। बोलो भाई, सॉल्व कर सकते हो, इसी को बोलते हैं क्रैमर्स रूल। इस तरीके से सॉल्व करने को डिटर्मिनेंट ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्रैमर्स रूल बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, जो है देख लूँ मैं कि आज जो है क्लास में बंद हो गया था ये, चलो बंद नहीं हुआ, रुक जाओ। ठीक है, तो ये आपने प्रूफ कर लिया कि x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई और y इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन बी। ठीक है, तो क्लियर है। अब आपने बचपन में पढ़ा है कि कब सल्यूशन होते हैं कब सल्यूशन नहीं होते, तो कुछ चीज़ें जो आपको बचपन से याद रहनी चाहिए, बचपन मतलब क्लास 10th। कंसिस्टेंट सिस्टम, जब बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम तो इसका मतलब होता है सल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, चाहे फिर वो यूनिक सल्यूशन हो, मतलब एक ही सल्यूशन हो, या फिर इनफाइनाइट सल्यूशन हो, उस केस में कंसिस्टेंट सिस्टम में सल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स, तो इसमें क्या होता है कि सल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं, सल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम में सल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वो चाहे यूनिक सल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सल्यूशन। अगर आप एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू निकाल पा रहे हो तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम, लेकिन एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू नहीं आ रही तो सल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। एक होता है ट्रिवियल सल्यूशन, ट्रिवियल सल्यूशन अगर सभी सल्यूशन आपके जीरो हैं। एक होता है ट्रिवियल सल्यूशन अगर सारे वैल्यू, ऑल वेरिएबल्स जीरो आए, अगर ऑल वेरिएबल्स आर जीरो तो वो ट्रिवियल है। ठीक है, यानी कि x भी जीरो y भी जीरो। नॉन ट्रिवियल का मतलब कम से कम एक नॉन जीरो। नॉन ट्रिवियल का मतलब बोलो, नॉन ट्रिवियल सल्यूशन का मतलब, नॉन ट्रिवियल सल्यूशन का मतलब at least one variable is non-zero, at least one variable is non-zero, at least one variable is non-zero। और यूनिक सल्यूशन का मतलब होता है, यूनिक सल्यूशन का मतलब होता है एग्जैक्टली वन सल्यूशन, एग्जैक्टली वन सल्यूशन, एग्जैक्टली वन सल्यूशन, एग्जैक्टली वन सल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो ये आपको पहले से पता रहना चाहिए। कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब सल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनकंसिस्टेंट मतलब सल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ट्रिवियल मतलब ऑल वेरिएबल्स आर जीरो एंड x बराबर जीरो y बराबर, इस केस में जीरो ना। अब देखिए एक चार्ट बनाएंगे और फिर चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि हम लोग x को डेल्टा x बाई डेल्टा लिख सकते हैं, y को डेल्टा y बाई डेल्टा, लेकिन आप नीचे जीरो नहीं हो सकता है ना, इसलिए डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो हम लोग लिखते हैं। ये आपको स्टार्टिंग से पता है, डोमेन वगैरह के ज़माने से पता है। अब इसलिए हम अब देखिए एक चार्ट बनाएंगे और वो चार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एक चार्ट बनाएंगे, वो चार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर दो बातें हैं, या तो डेल्टा जीरो है जो कि हम नहीं चाहते थे एक्स वाई को निकालते वक्त कि डेल्टा जीरो हो, या फिर डेल्टा नहीं जीरो है। ठीक है, क्लियर है। अब डेल्टा नहीं जीरो है वाला बड़ा ही अच्छा केस लग रहा है हमको, तो उसमें कंडीशन हमारे पास देखिए एक डेल्टा एक्स की और डेल्टा वाई की हुई है।
अब मान लीजिए डेल्टा x और डेल्टा y ये दोनों जीरो, ऐसा भी तो हो सकता है कि डेल्टा x इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा y इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों जीरो हैं। एक केस है कि एटलीस्ट इसमें से कोई एक जीरो नहीं है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है। कुछ जीरो भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक ऐसा है कि डेल्टा x या फिर डेल्टा y में जीरो नहीं है, ठीक है, क्लियर। बस ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कंडीशंस क्या है। अब मान लीजिए डेल्टा इज़ नॉट जीरो बट डेल्टा एक्स इज़ जीरो एंड डेल्टा, तो x की वैल्यू आप जीरो बाई डेल्टा लिख सकते हो, y की वैल्यू जीरो बाई डेल्टा लिख सकते हो, तो ये जीरो जीरो आएगा। तो कैसा सोल्यूशन हुआ बोलो, ये जीरो जीरो वाला कैसा सोल्यूशन हुआ, ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। क्या ये बात आप अपने आप नहीं समझ सकते हो? क्या ये मुझे बताने की ज़रूरत है? एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप समझ जाओगे कि भाई नीचे का डेल्टा जो है जीरो नहीं है, ऊपर के जीरो हैं, तो फिर दोनों ही सोल्यूशन आएंगे। तो ट्रिवियल, क्या इससे और ज़्यादा सोल्यूशन आ सकते? नहीं, एक ही सोल्यूशन आएगा, इसलिए यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या ये कंसिस्टेंट सिस्टम है? हाँ, सोल्यूशन आया है तो कंसिस्टेंट सिस्टम है, ये कंसिस्टेंट सिम। और ये यानी कि हमारी जो लाइंस हैं, अगर जीरो जीरो पे यानी सोल्यूशन है, इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, है ना भाई, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। तो ट्रिवियल सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट सिस्टम है एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। तो क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये डब्बा हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब मान लीजिए इसमें से कोई एक जीरो नहीं है एंड डेल्टा इज ऑल्सो नॉट जीरो, तो बहुत ही अच्छी बात है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर। कैसे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। यूनिक सोल्यूशन होंगे, ऑफ कोर्स दीज विल बी यूनिक सोल्यूशन। जीरो कोई नहीं, तो एक जीरो नहीं आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अदर लाइंस विल इंटरसेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं हम, लाइंस विल इंटरसेक्ट, लाइंस विल इंटरसेक्ट अदर दैन ओरिजिन, लाइंस विल इंटरसेक्ट अदर दैन ओरिजिन, तो लाइंस विल इंटरसेक्ट अदर दैन ओरिजिन, क्लियर है। अब देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि डेल्टा, अब आप x अगर निकालने जा रहे हो तो डेल्टा x जो है दैट इज x टाइम्स डेल्टा है। अब x है यहाँ पर हमारे पास, इधर जीरो है और इधर डेल्टा x भी जीरो है, तो अब मैं चाहे x को 1 रखूँ तब भी जीरो आएगा, चाहे मैं x को 2 रखूँ तब भी जीरो आएगा, मैं x को 3 रखूँ तब भी जीरो आएगा, मैं 5 रखूँ तब भी जीरो। तो मैं x की कितनी भी वैल्यू रख सकता हूँ, मैं x की कितनी भी वैल्यू रख सकता हूँ, इसी तरह मैं y की कितनी भी वैल्यूज रख सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन का होने का मतलब हुआ कि कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। और ये इस केस में क्या होगा भाई, अब आप यहाँ जैसे देखिए, यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही लिखते हैं कि डेल्टा x इज इक्वल टू x टाइम्स डेल्टा। अब डेल्टा x जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, यानी कि मान लीजिए 2 आ गया और ये x है और ये जीरो आ रहा है। अब बताइए x इंटू जीरो क्या 2 कभी पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है, तो ये नो सोल्यूशन आएगा। ये क्या आएगा बच्चों? नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ये कभी लाइनें कट नहीं करेंगी। आपको बचपन में याद होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 पैरेलल कर दिया, ठीक है, c1/c2। ये क्या है? इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब लाइंस को इंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाइन है, यानी दोनों लाइन आया दिख रहे हैं दो लोग पर आया एक ही है ना, दिख रहे हैं दो लोग पर आया एक ही है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर है भाई?
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, याद रहेगा ये। तो या तो डेल्टा जीरो या तो डेल्टा जीरो नहीं है, या तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सब जीरो है, या एटलीस्ट उसमें से कोई एक जीरो है। ये 4 डब्बे आपके दिमाग में फिट रहने चाहिए बच्चों। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। क्वेश्चन ये है कि k प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 8 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 4k, और के एक्स प्लस k प्लस 3 टाइम्स y is equal to 3k minus 1, they are telling has infinite solution, then they are asking infinite solution, then they are asking कि find k, infinite solution find k। IIT में पूछा गया बच्चों ये find k, इसी तरह आते हैं। और कब पूछा गया? 2005, IIT 2005, ठीक है, IIT 2005 मतलब एडवांस वाला। अब देखें यहाँ पर k की वैल्यू, तो अब सबसे पहले अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो याद करो कि सबसे पहले तो डेल्टा जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा जीरो कर लो आप, डिटर्मिनेंट खोलना k प्लस 1, यहाँ k, यहाँ 8, यहाँ k प्लस 3, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके जब निकालोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा k माइनस 1 इंटू के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 1 या फिर 3 आई। अब ये नहीं है कि आप अभी बोल दो कि हमारे आंसर k इज इक्वल टू 1 और 3, केवल डेल्टा बराबर 0 ही केस नहीं था। एक केस और था जिसमें डेल्टा x और डेल्टा y हो सकते कि नॉन जीरो रहें, लेकिन इनफाइनाइट के केस में आपका डेल्टा x भी जीरो होना है और डेल्टा y भी जीरो होना है, समझे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, x वाले कोफिशिएंट हटा के उसकी जगह 4k और 3k माइनस 1। अब देखो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन में इतना उलझना नहीं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू। ये तो कर ही लोगे ना, 4k इंटू के प्लस 3 माइनस ऑफ 8 टाइम्स 3k माइनस 1। तो ये जब आप यहाँ निकालोगे तो ये आपका आएगा k माइनस 1 4 टाइम्स k माइनस 2, ऐसा आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको k बराबर 1 और k बराबर 2 मिलेगा, ठीक है। अब आप फिर से ऐसे ही डब्बा लो, और इस में डेल्टा y इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 0 होने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा k प्लस 1 और k, और 8 की जगह 4k और k प्लस 3 की जगह 3k माइनस 1, k प्लस 3 की जगह 3k माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस टाइम्स k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो k की वैल्यू 1 आ रही है। तो अब आप चाहते हो कि डेल्टा भी जीरो, डेल्टा x भी जीरो और डेल्टा y भी जीरो। वो कब पॉसिबल होगा? जब k की वैल्यू इंटरसेक्शन आए इन तीनों का, जो जीरो कर रहे हो, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। तो ठीक है, तो कंडीशन आपको पता है कि डेल्टा जीरो, डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा वाई जीरो, ठीक है। और सेकेंड मैथड को इंसिडेंट लाइन वाला आप निकाल ही सकते हो, तो वो फिर छोड़िए। अब नेक्स्ट हम लोग सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल्स, जो कि काफ़ी मेन है, ठीक है, सेम टाइप का ही है, 1-2 पॉइंट और ज़्यादा है। सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन, ध्यान रखना है चीज़ों को, बोर्ड में भी पूछा जाता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन। अब जैसे हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ठीक है। अब यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो यहाँ पर भी सेम फंडा है, डेल्टा लिखे आप,
तो डेल्टा क्या होगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये डेल्टा है। ये डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर आप जब डेल्टा एक्स लिखोगे तो यहाँ पे D1 D2 D3 लिखिए, फिर आपको B1 B2 B3 लिखे और यहाँ पे C1 C2 C3 लिखे। डेल्टा वाई A1 A2 A3, D1 D2 D3, C1 C2 C3। डेल्टा Z इज इक्वल टू A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 की जगह D1 D2 एंड D3। ठीक है, तो डेल्टा क्या हो गया कि भाई A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। डेल्टा एक्स में A1 A2 3 की जगह D1 D2 D3 है, यहाँ B1 B2 B3 C1 C2। डेल्टा वाई की जगह A1 A2 A3, यहाँ पर B1 B2 B3 की जगह D1 D2 D3, इधर C1 C। और डेल्टा Z की तरफ है A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3 की जगह D1 D2 D3 हो गया। ये डेल्टा Z है। अब यहाँ पर भी सेम फंडा है कि अगर डेल्टा जीरो नहीं है, अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो x जो होगा वो डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा होगा। y की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, डेल्टा y बाई डेल्टा, और z की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, डेल्टा z बाई डेल्टा। ठीक है, अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो ये आपका क्रैमर्स रूल हो गया। बाकी आप इसको हमेशा लिख सकते हैं, हर कंडीशन में आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स डेल्टा y, मतलब डेल्टा y। ये निकालने का तरीका वही है जैसे अभी 2x2 में इसको प्रूफ किया था, आप वैसे प्रूफ भी कर सकते हो। डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा टाइम्स z। इस तरीके से लिखने के लिए आपको डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब आपका ये x y z की वैल्यू आती है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब फिर से आप ये चार्ट बनाइए। चार्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, तो चार्ट में पहली जो बात आती है, और थोड़ा इधर से उधर के पास मेरे पास जगह चाहिए, तो पहले पार्ट में तो भाई वही होता है कि डेल्टा जीरो हो जाए, और यहाँ पे दूसरा होता है कि डेल्टा नहीं हो जीरो। तो फिर यहाँ ऊपर जो केस है इसको भी काफ़ी ऊपर ले जाएंगे हम लोग, काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ जाती हैं। ठीक है, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा z इज इक्वल टू ज़ीरो। एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z इज नॉट ज़ीरो। यही तो था। अब देखिए, अगर ये भी जीरो ये भी जीरो, तो यहाँ पर एक चीज़ आएगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। ये पहले एक्सप्लेन किया कि कैसे इनफाइनाइट होगा। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स डेल्टा, और एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो तो ये हो जाएगा। तो ये आपका कंसिस्टेंट सिस्टम है। क्या है, क्योंकि यहाँ सोल्यूशन तो आ ही गया है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें एक केस हो सकता है कि नहीं, कोई सोल्यूशन ना निकले। ठीक है, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें एक केस हो सकता है, एक केस तो है कि इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और एक केस इसमें हो सकता है कि नो सोल्यूशन हो।
इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो टेंशन नहीं लीजिए कि नो सोल्यूशन कैसे आ सकता, क्वेश्चन करेंगे तो आप समझिए। लेकिन आप ये बात समझिए कि 3 वाले केस में एक ऐसा केस है जब सोल्यूशन नहीं भी आ सकते हैं, और ये जो है केस हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। अच्छा, ये जब मान लीजिए ये 0 है और नीचे 0 नहीं है तो x की वैल्यू 0 आएगी, y की भी 0 आएगी, z की 0 आएगी। ये तो आपको पता है कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ये क्या होगा? ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और एक ही सोल्यूशन यहाँ पर आ सकता है, यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, ट्रिवियल सोल्यूशन इसके अंदर भी आ सकता है। अगर 0 0 0 इनफाइनाइट सोल्यूशन में ऐसा हो सकता है कि 0 0 0 भी इसका सोल्यूशन हो, तो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं, लेकिन ट्रिवियल सोल्यूशन आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन में भी आ सकता है। तो ट्रिवियल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, और हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम। अच्छा, एक भी नॉन जीरो हुआ, एक भी नॉन जीरो हुआ तो नो सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे पिछली बार हम लोगों ने प्रूफ किया था वैसे आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे? जैसे x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई, तो x, अरे यार ऐसे लिखो, x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। तो अब आप लिख रहे हो जैसे डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स टाइम्स डेल्टा। अब डेल्टा तो 0 है, ये x है, और डेल्टा x नॉन जीरो बाई चांस, दिस इज नॉन जीरो। तो ये कैसे इक्वल होंगे? तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो नो सोल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नहीं सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब डेल्टा 0 नहीं, वो भी नहीं, तो यूनिक सोल्यूशन है, इसमें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉन ट्रिवियल आएगा, ये नॉन ट्रिवियल आएगा, ठीक है। तो क्लियर है, यूनिक सोल्यूशन आएगा, बहुत बढ़िया, यूनिक सोल्यूशन आएगा। और तीसरी बात लिख सकते कंसिस्टेंट सिस्टम। तो 2 जगह यहाँ पर ध्यान रखें, 2 जगह यहाँ पर नो सोल्यूशन आ सकता है। इनफाइनाइट सोल्यूशन एक ही जगह आ सकता है। नो सोल्यूशन के लिए डेल्टा 0, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में कोई एक कम से कम नॉन जीरो हो। तो ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक केस कि भाई ये कब इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है, क्योंकि इसमें दोनों आए, इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन दोनों ही आए। तो फिर ये कैसे जाने कि कब इनफाइनाइट आता है और कब नॉन इनफाइन, मतलब कब नो सोल्यूशन आता है, ठीक। तो मान लीजिए हमारे सब 0 हैं, तभी ये केस होगा डेल्टा बराबर डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वाई बराबर डेल्टा जेड बराबर सब के सब 0 हैं। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करते कि कौन सा केस है, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा। तो आप जेड को टी रख दें, मतलब ये जेड को टी रख दें और इसको 2 लीनियर इक्वेशन में बनाएं इन एनी ऑफ 2 इक्वेशंस, है ना। 3 इक्वेशन है, उसमें से आप एनी ऑफ 2 इक्वेशंस में जेड को रख दें टी, ठीक है। एंड फिर आप उन्हीं 2 इक्वेशन से गेट x एंड y, आप x और y को सॉल्व करें। किसके टर्म्स में? t के टर्म्स में। इन टर्म्स ऑफ t आप x एंड y को सॉल्व करें, ठीक है। अब जो x एंड y की वैल्यू आई हैं, इफ थर्ड इक्वेशन is satisfied by these x, y, z, then इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, अदरवाइज नो सोल्यूशन। तो इस तरीके से आपको पता चलता है पहले वाले केस में कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे कि नो सोल्यूशन होंगे। या फिर आप वेक्टर 3D भी यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ वेक्टर 3D ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स फॉर डिस्कशन, ठीक है। और यूज़ वेक्टर 3D ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स
तो चलिए भाई अब क्वेश्चन करेंगे टू आइडेंटिफाई कि कौन सा केस है क्या है। तो मान लीजिए हमें दिया है 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, ठीक है। फिर 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ये 100% आने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले आप डेल्टा करते हैं, कैलकुलेट करोगे वो आप, क्योंकि आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स। भाई मल्टीप्लाई और ये सॉल्व ये तो कर ही लोगे आप। 3 माइनस 1 2, तो ये डेल्टा आप सॉल्व कर लिए सारे से कर सकते हैं। 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 और फिर 4 8 माइनस 8 ब्रैकेट में, फिर माइनस फिर उल्टा 12, फिर 3 इंटू 3 9 एंड फिर 4 2 जा 8। तो सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 माइनस 18, 6 माइनस 18, ठीक है, और 8। 2 माइनस 1 है ना, माइनस 2 है यार, सही से लिखा करो। 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2, तो गड़बड़ा गया कुछ तो पहले इधर। तो 3 2 जा 6 इज सही, माइनस 6 इंटू 3 इज माइनस 18 सही, एंड 4 2 जा प्लस 8, ठीक है। यहाँ पर 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 2 माइनस 8, ये अंतर है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 8 14 माइनस 18 माइनस 4, 21 में से 8 गया 13, 13 माइनस 13 माइनस 17, क्योंकि माइनस 4 पहले आया था, माइनस 13 उधर से, तो ये डेल्टा आ गया, ठीक है। अब आप डेल्टा x निकालोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, टेंशन की बात नहीं। 8 1 4 माइनस 2 1 माइनस 3, यहीं पे सैरिस हेल्प करता है, ठीक है, जल्दी सॉल्व करने में। तो 8 2 16, ठीक है, सही लिख लिया। 8 माइनस 2 3, 1 1 माइनस 1 और 4 माइनस 3 2। तो 8 2 जा 16, माइनस 3 इंटू 3 इज माइनस 9 एंड 4 2 जा 8, फिर से माइनस 4 3 जा 12, 3 8 जा 24 एंड माइनस 4, ठीक है। ठीक है, तो 8 क्यों लिख 8 1 4, 8 1 4 सही है, माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 1 2, ठीक है भाई। देख लो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, ठीक है, 16 8 2 जा 16 माइनस 1 इंटू माइनस 3, दैट इज माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, करेक्ट है। 4 2 जा 8, तो कितना है यहाँ से 16 15 है, 15। यहाँ देखो 12 24 36 और 36 में 4 गया 32, तो ये माइनस 17 आया, ठीक है, ये माइनस 17 आया। और डेल्टा जेड अब निकाल लो। ठीक है, अब डेल्टा वाई निकाल लो, डेल्टा वाई निकाल लो। तो डेल्टा वाई में 3 2 4 8 1 4 एंड 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो फिर ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा वाई आपका जो है, डेल्टा वाई आपका कितना आ जाएगा, -34 आ जाएगा, ठीक है।
और फिर डेल्टा जेड आप ऐसे कैलकुलेट करो भाई, तो सब नॉन जीरो आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है ये। 8 1 4 नहीं, यहाँ पे 3 2 4 3 2 4 2 1 -3 3 -1 2, ठीक है। तो डेल्टा जेड सॉल्व करने पे -51 आए। अब देखिए आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा, दैट इज -17 अपॉन -17 y जो है वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा, तो आई थिंक 34 आया था, -34 अपॉन -17 2 आ गया। z इज इक्वल टू डेल्टा z, दैट इज -51 अपॉन माइनस, तो z की वैल्यू 3 आ गई। तो x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। पूछा जाए कि कौन सा टाइप का है, तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम एंड यूनिक सॉल्यूशन का है, क्लियर है, समझ गए आप। क्योंकि ना तो डेल्टा जीरो है और दूसरे ना ही जो है ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से सारे जीरो हैं। तो वैसे केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, और भी जो आता है अपने को लिख दो यहाँ, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं, बिल्कुल सही है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं ये। कंसिस्टेंट सिस्टम होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये सारा हम लोगों ने कर लिया है मेरे दोस्त। अब चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब तो 7x माइनस 7y प्लस 5z 3x प्लस y प्लस 5z, फिर है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 5। तो पता करना हमें किस टाइप का सोल्यूशन है। तो डेल्टा, तो 7 3 2 माइनस 7 1 3 5 5 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए आप। तो 5 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 7 3 2 माइनस 7 1 3 1 1 1, तो रो 1 में से रो 3, रो 1 में से रो 2। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा कुछ। 7 माइनस 2 इज़ 5, माइनस 7 माइनस 3 इज़ माइनस 10 एंड दिस इज़ 1 माइनस 1 इज़ 0, ठीक है भाई। फिर 3 माइनस 2 भी 1, 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2 एंड दिस इज़ 0 एंड वी हैव 2 3 1। अब आप इसको ओपन करिए, तो देखिए आप यहाँ से ओपन करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये तो 10 माइनस 10 और प्लस 10, तो 5 टाइम्स 10 माइनस 10, दिस माइनस 10 एंड दिस इज प्लस 10 इज कमिंग एज 0। तो अब देखिए यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, या तो इधर लेफ्ट वाला या तो फिर राइट वाला, ठीक है। अब डेल्टा एक्स निकालें तो फिर कुछ बात बने, डेल्टा एक्स बात बनेगी कुछ। तो अब 3 7 5, 3 7 5, बाकी के दो चीज़ वही हैं। माइनस 7 1 3, माइनस 7 1 3 5 5 5। अच्छा 5 5 5 यू नो ऑलरेडी इसमें हमने कमाल किया था, 1 1 1 आएगा। तो 3 माइनस 5 फिर घटाऊंगा मैं तो माइनस 2 आएगा, और 7 में से 5 घटाऊंगा 2 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा। वेरी गुड। माइनस 7 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 10 आएगा, और 1 में से भी 3 घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा। बोल दो भैया, एंड दिस इज 3। यहाँ पे देखिए 5 को कॉमन ले लिया तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, ठीक। अब आप ओपन कर लीजिए, तो देखिए जब आप ओपन कर रहे हो तो 4 5 इंटू, तो 0 नहीं आ रहा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो 24 इंटू 5 इज़ 120। तो डेल्टा 0 है और डेल्टा एक्स अगर नॉन जीरो है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर नॉन जीरो है तो ये नो सोल्यूशन का केस है। एक इसका केस है नो सोल्यूशन का। यहाँ डब्बे बने थे 4 डब्बे, इधर वाला डब्बा है नो सोल्यूशन।
इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। क्लियर है भाई? आ गया, आगे बढ़ जाएं अब। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखना जा रहे हैं। तो 2x प्लस 5y प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y प्लस 2z is equal to 2, and then you have x plus 8y, x plus 8y minus z is equal to 4। अच्छा, कभी कभी ना आपके दिमाग में देखिए, जैसे मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा था और तुरंत मैंने देखा कि इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही आ रहा शायद, है ना? तो इसके भी अपने इम्प्लीकेशंस होते हैं अगर ऐसा हो जाए तो चलिए हम लोग तो देखते, जैसा करना आता, हमें इतना ज्ञान नहीं है अगर हमारे पास। तो 2 1 1 5 माइनस 3 8 एंड 1 2 माइनस 1, ये हमारे पास। अब इसको आप सॉल्व करिए भाई। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें अगर, तो कुछ घटा बिटा लेते हैं, जैसे कि R2 में R3 घटा लें, 1 मेरे को दिखा तो अच्छा लगता है घटाना वटाना। तो ये 5 माइनस 11 और ये 1 और ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके, एक्चुअली में आई शुड सब्ट्रैक्ट देयर, 1 8 माइनस 1 और 2 में से मल्टीप्लाई करके नीचे वालों को घटा देंगे, तो 2 में से 2 फिर मेरे को 0 मिल जाएगा। तो आई ऑलवेज़ वांट कि 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरे पास जैसे एक भी 1 मिल गया ना एक जगह पर, तो फिर 0 करने में बहुत ही मज़ा आती है। तो 5 माइनस 16, बोलो भाई, 5 माइनस 16 इज़ माइनस 11 और 2 माइनस ऑफ माइनस एक्स इज़ 3। अब देखिए दोनों लाइन सेम हो गई हैं और डेल्टा की वैल्यू 0 है। अब डेल्टा एक्स निकालने जाएंगे हम लोग, तो 6 2 4, 5 माइनस 3 8 और 1 2 माइनस 1। तो पहले आई थिंक व्हाट वी कैन डू इज़ कि ये 6 2 4 में से कुछ कॉमन ले लें हम लोग, तो ठीक है यार, कॉमन बाद में लेंगे हम लोग। हमारे पास ये 1 है और ये माइनस 1 है, ठीक है। तो हम इस 1 की हेल्प से, यानी कि R3 में R1 जोड़ रहे हैं हम लोग, तो ये 10 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, तो 2 माइनस 12 इज़ माइनस 10, माइनस 10 माइनस 13 और 2 से 2 मल्टीप्लाई करके 0। अरे ये तो 0 हो गए, सेम हो गए, 6 5 1, तो दिस इज़ कमिंग एज 0, ठीक है भाई। डेल्टा एक्स 0 हो गया। अब डेल्टा वाई, तो यही है, थोड़ा काम ज़्यादा रहता है इन क्वेश्चंस में। 2 1 1 6 2 4 एंड 1 2 माइनस 1, ठीक है। अब देख, जैसे मेरे को ये 1 मिल गया है तो बस मेरा काम हो गया है। अब बस इसको पहले तो ये 0 कर लेते हैं घटा के, तो 2 6 1, तो 0 माइनस 2 और 3, ये 0 हो गया, 1 4 माइनस 1। अब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम लोग घटा सकते हैं, तो ये 0 ये 0 ये 1 है, 2 मतलब 8, तो 6 में से 8 तो माइनस 2, ये भी माइनस 2 है, 4 है, 2 ये देखो 3, अब ये सेम बन गया भाई, तो ये 0 हो जा रहा है, ठीक है, ये भी 0 आ गया। अब एक बचा है डेल्टा जेड, एक बचा है डेल्टा जेड, ठीक है। तो 2 1 1, ये जब तक 1 1 है काम बनता रहेगा जीवन में, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। 5 माइनस 3 8, 5 माइनस 3 8, ठीक है। और 6 2 4, यहाँ पर क्या है 6 2 4,
तो डेल्टा जेड की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। पहले घटा देंगे इन दोनों को, रो 2 माइनस रो 3, 0 माइनस 11, 2 माइनस 4 इज़ -2, तो दिस इज़ 184। और फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको किया तो 0, 16, तो 5 माइनस 16 इज़ फिर से -11, और 6 माइनस 8 इज़ -2। देखो सेम बन गया, एंड दिस इज़ 0। अब देखो सारे जीरो हो गए, सारे जीरो हो गए तो या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है या तो नो सोल्यूशन। हम डायरेक्ट ये भी नहीं बोल सकते कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब इसमें नो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो अब हम लोगों ने क्या बोला था, इसमें से एक वेरिएबल को टी रख देंगे। जैसे जेड को हमने टी रख दिया, एक वेरिएबल को हम लोग क्या कर देंगे, टी रख देंगे। तो जेड को हमने टी रख दिया, तो 2x + 5y + t इज़ इक्वल टू 6, और दूसरा है x - 3y + 2t इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, और फिर हमारे पास x + 8y - z इज़ इक्वल टू 4। अब आप इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना दीजिए इसको, 2 वेरिएबल की इक्वेशन। 2x + 5y इज़ इक्वल टू 6 - t इज़ इक्वल टू 6 - t, और x - 3y इज़ इक्वल टू 2 - 2t, 2 - 2t, और यहाँ पर x + 8y - 2 इज़ इक्वल टू 4, - z इज़ इक्वल टू 4। x + 8y इज़ ये तो ऐसे रख दो, -z इज़ इक्वल टू 4, इसी में वैल्यू। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 0, तो 5 और 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 11y, और 6 - 4 इज़ 2, और 4 - 4t + 4t, तो 3t। तो कितना आ रहा है भाई, 3t। तो y की वैल्यू आ रही है 2 + 3t डिवाइडेड बाई 11। अब किसी इसमें रख दीजिए x इज़ इक्वल टू 3 × 2 प्लस, दूसरी इक्वेशन में मैंने रख दिया x इज़ इक्वल टू 3 × y, और प्लस हो जाएगा इधर 2 + 3t बाई 11, और इधर प्लस टाइम्स 11 ही एलसीएम ले लें अगर, तो 22 - 22t, और पूरे में 11। तो अब 6 + 22 28, ठीक है, और 9 - 12 तो कितना हो जाए, -13t बाई 11, तो ये x आ गया। तो समझे, अब ये x और y को अब जाके इस इक्वेशन में रखे, थर्ड इक्वेशन में। ठीक, अरे समझे ना, इन दोनों से सॉल्व कर लिया, इन दोनों से ये सॉल्व कर लिया x और y को इन टर्म्स ऑफ t। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू को उठा के थर्ड इक्वेशन में रख दो, x को जाके यहाँ और y को जाकर यहाँ। ठीक है, तो 28 - 13t बाई 11 प्लस 8 टाइम्स 2 + 3t बाई 11, ठीक है, 8 टाइम्स 2 + 3t बाई 11 माइनस z तो t था, z क्या था, t, तो इज़ इक्वल टू t + 4। ये अगर आ जाता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और अगर ये t + 4 इधर साइड से नहीं आता है तो फिर ये इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो 28 है, 28 + 28 और 16 44, और 24 - 13 दैट इज़ 11t, तो अपॉन 11। सो दिस इज़ LHS देखें तो हम लोग 4 + t, सो दिस इज़ LHS एंड दिस इज़ RHS, यानी कि LHS इज़ इक्वल टू RHS आ गया। तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन है। क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्लियर है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो इसका मतलब कैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन है,
तो देखिए कहने का मतलब है कि x और y की यहाँ पर जैसे वैल्यूज़ दी हैं, तो t को मैं 0 रखूँ तो x की कुछ वैल्यू और y की कुछ वैल्यू आ जाएंगे। t को मैं 1 रखूँ तो x की, और क्योंकि भाई ये t पे डिपेंडेंट है, देखो ये t पे डिपेंडेंट है, अगर t 0 रखूँगा तो x आएगा 28/11, y आएगा 2/11। अगर मैं t को 1 रखता हूँ तो कुछ आएगा सॉल्व हो, t को 2 रखूँगा तो फिर कुछ आएगा। तो इस तरीके से आप t को कितनी वैल्यू दे सकते हो तो x और y अकॉर्डिंगली आता जाएगा, इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और टाइप की इक्वेशंस होती हैं जिनमें वो जो C1, C2, C3 होता है वो 0 होता है, उनको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक भी हम लोग कर लेते हैं। तो x + 2y + z इज इक्वल टू, ठीक है, x + 2y + z इज इक्वल टू 0। तो 2x + py - z इज इक्वल टू 0, x - y - 2z इज इक्वल टू 0। तो ये आप देखिए कि दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि ऑल कांस्टेंट आर 0, ऑल कांस्टेंट आर 0। ठीक है, तो इसका मतलब इट हैज़ इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। फाइंड P। तो देखो इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आने के लिए देखो जब डेल्टा x लिखोगे तो ये तो 0 0 है, तो हो ही जाएगा 0, डेल्टा y भी 0 हो जाएगा, डेल्टा z भी 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एक ही चीज़ बचती, दैट इज डेल्टा। ये 100 बार पूछा गया, 100 तो नहीं, 100 तो पेपर नहीं हुए, लेकिन यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैज़ इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल। अरे भैया ट्रिवियल भी हो सकता है, उसके अंदर 0 0 तो है ही है, देखो सोल्यूशन x y z 0, वो तो हमेशा ही एक सोल्यूशन है। लेकिन इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए आपके डेल्टा को 0 होना पड़ेगा, ये अलग नहीं है, इसमें डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z ऑलरेडी आई नो 0 है बिकॉज द कांस्टेंट टर्म्स आर 0। तो आप डेल्टा x में जब इसकी जगह 0 0 1 पूरी जब आपकी कॉलम 0 हो जाएगी तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा कि नहीं। तो आई नो ऑलरेडी कि डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा z इज इक्वल टू 0 है, तो ये तीनों 0 है। तो मेरे पास एक ही सिचुएशन बचती है इनफाइनाइट लाने के लिए, वहाँ तो सब कुछ 0 होता है, तो डेल्टा को 0 होना चाहिए। तो अब मैं सॉल्व कर लूँगा इसको 1 2 1, वेरी नाइस, 2p - 1, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, और 1 - 1 एंड दिस इज -2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 करनी है एंड वी हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। तो कर लो भाई, एक तो 1 1 है, इसको 0 बना लेते हैं हम लोग। 1 - 1 इज 0, 2 1 - 1 2 + 1 इज 3, 1 + 2 इज 3, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो 0, तो ये 1, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो प्लस, 2 से मल्टीप्लाई हो गया यानी कि -4, तो ये जाएगा प्लस, तो ये 3, तो ये आपका -1 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 3 3 9 9 -3 टाइम्स p + 2 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो भाई, 3 यहाँ से हटा दो, 3 - p - 2 इज इक्वल टू 0, -p + 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1, दैट इज द आंसर। p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1, दैट इज द आंसर, ठीक है भाई। अब नोट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है जो होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए ही है कि इन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ
ज़्यादातर क्वेश्चन होमोजीनियस से पूछे जाते हैं। इन होमो देखो क्योंकि कैलकुलेशन कम हो गई ना भाई, आपने देखा कैलकुलेशन कम हो गई, ऐसे आपको डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सब निकालना पड़ता है। तो भाई उनको ये भी ध्यान देना कि आपकी कैलकुलेशंस हो जाएं। तो कैलकुलेशंस हो जाएं कब, जब बहुत सारी चीज़ें पहले से जीरो। तो फिर ज़्यादातर क्वेश्चन में वो लोग इनफाइनाइट सोल्यूशंस आपसे जब भी पूछें और होमोजीनियस है तो डेल्टा को जीरो कर दो, ठीक है। अब इन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0 फॉर यूनिक सोल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, तो यूनिक सोल्यूशन तब आएगा जब डेल्टा यहाँ पर जीरो ना हो, तभी तो आएगा। या तो इनफाइनाइट आएगा जब डेल्टा जीरो, और जब डेल्टा ना जीरो हो तो यूनिक आएगा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो करें एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। साइन 3 थीटा इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, कॉस 2 थीटा इंटू एक्स प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 7y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। फाइंड थीटा फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, फाइंड थीटा फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस। अब एक बात आप मेरे को बताइए कि अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लाने हैं भाई साहब, तो ट्रिवियल तो है ही है, तो नॉन ट्रिवियल लाने का मतलब यूनिक से ज़्यादा है, मतलब दो तो कम से कम आप कह रहे हो कि बिना जीरो वाला लाओ। अब मतलब यूनिक तो नहीं है, और अगर यूनिक नहीं है तो डेल्टा को जीरो करना पड़ेगा। ये कहानी समझे आप? अरे ये कहानी समझे, इतनी आसान सी ये कहानी समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ लिखोगे साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा 2 -1 4 7 1 3 एंड 7, ठीक है। तो साइन 3 थीटा -1 1 कॉस 2 थीटा 4 3 एंड 7 7, ठीक है। तो अब इसमें थीटा के लिए सॉल्व कर लो, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। तो हम तो नॉर्मल तरीके से इसको खोल लेंगे भैया। साइन 3 थीटा इंटू 28 माइनस 21 7 4 18 -1 जब लेंगे तो +1 बन जाएगा, तो 7 cos 2 थीटा -6, सो दिस इज +1 7 cos 2 थीटा -6। फिर नेक्स्ट 1 लेंगे तो 7 cos 2 थीटा -8, क्या था यहाँ पे 1 था 1, हाँ 7 cos 2 थीटा -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 7 बहुत 7 आ गए ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये भी आई थिंक 28 माइनस 21 7, ये 7 -6 और -8 और -14, वेरी गुड। तो 7 हटा सकते हैं हम लोग, तो साइन 3 थीटा यहाँ से बचा, यहाँ से cos 2 थीटा बचा, cos 2 थीटा बचा, एक साथ cos थीटा एक ये, तो 2 cos 2 थीटा बचा यहाँ पर, और यहाँ से हमारे पास -2 बचा, ठीक है। क्लियर है भाई? अब साइन 3 थीटा को आप खोल सकते हो, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, cos 2 थीटा को भी साइन में लिखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 से -2 कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 और ये -2 कैंसिल हो रहा है। तो अब आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास बच रहा है, माइनस भी कॉमन ले लें तो 4 साइन स्क्वायर थीटा +3 और ये 4 -4 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन थीटा चला गया, तो 4 साइन थीटा और 3 साइन थीटा में से 3 और माइनस क्योंकि हमने कॉमन लिया था तो -3 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा या तो 0 है, तो
तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई है। तो एक आंसर आ रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से आ रहा है कि थीटा एन पाई, ये तो कभी नहीं भूलोगे आप। -12 के ऐसे फैक्टर के 4 आ जाएगा, -12 के ऐसे फैक्टर के 4 आ जाए तो कर लीजिए भाई कर लीजिए। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 6 साइन थीटा -2 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉमन, तो 2 साइन थीटा +3 -1 कॉमन लीजिए, तो 2 साइन थीटा +3 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2। तो ये तो होगा नहीं भाई, -1 से छोटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस की पावर 1 π/6। ठीक है, तो कर लिया क्वेश्चन। तो समझ में आ रही है अब लैंग्वेज क्वेश्चंस की कि कहाँ पे क्या। अब मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी जेईई मेंस का पेपर उठाओ एक, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपका लग जाएगा, फिर आएगा, फिर लग जाएगा, फिर आएगा, फिर लग जाएगा, 4 नंबर हो गए। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए और आपके 4 नंबर हो गए। लेकिन जितनी बात बताइए सब ध्यान रखना है भाई, 4 नंबर आज मिले हैं आपको। ठीक है, तो 2x + py + 6z इज इक्वल टू 8, x + 2y qz इज इक्वल टू 5, x + y + 3z इज इक्वल टू 4। अब इसमें अलग अलग सिचुएशंस हैं कि फाइंड आप करिए p और q फॉर विच सिस्टम हैज़, पहला तो भैया यूनिक सोल्यूशन हो, दूसरा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तीसरा कि नो सोल्यूशन हो। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करिए इसको। अब कैलकुलेशन मैं देखो अब नहीं करूँगा, अदरवाइज आप 211 P21 डेल्टा है 6Q3। ठीक है, अब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपको 2 फैक्टर्स मिलेंगे, P - 2 × Q - 3। ठीक है, ठीक है, यहाँ 0 भी बना सकते हो, 1 - 1 0, 2 - 1 एंड Q - 3। ठीक है, और फिर ओपन कर दो, तो P - 2 × Q - 3 आपके डेल्टा आ जाएंगे। अच्छा, जब डेल्टा y आप निकालोगे तो उसमें आई थिंक क्या आएगा, P हट जाएगा वहाँ से, तो ये 2 डेल्टा x पे लेंगे, डेल्टा x निकाल, तो 211 854 और 6Q3 ये डेल्टा y। ठीक है, 6Q3, तो इसको सॉल्व करिए आप, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, क्या आएगा भाई, चलो करेंगे इसको। 2, एक तो पहले मैं 1 - 1 0 कर लूँ, 1 ले आऊँ यहाँ पे और Q - 3 कर लूँ, बहुत प्यारा। और इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटाऊँ तो ये भी 0 हो जाएगा। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2 इज 0। 8 से, अरे 0, अरे तो प्रोपोर्शनल थे 143 143, ये सब करना ही नहीं था मेरे को, ये तो प्रोपोर्शनल है बाबा। 143, 2 कॉमन ले लो, 143, तो ये डेल्टा x 0 है। रो 1 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल, वेरी गुड। रो 1 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल, यानी कि q की कोई भी वैल्यू, q बिलोंग्स टू r हियर, q की कोई भी वैल्यू हो, डेल्टा x तो हमेशा 0 है, डेल्टा x तो हमेशा 0 है। अब हम डेल्टा y निकालेंगे भाई, 854, अरे तो डेल्टा x थोड़ी नहीं है, तो डेल्टा y है दादा, 211, p को हटाया,
डेल्टा एक्स अभी निकालना बाकी मेरे को। यहाँ देखिए 854, तो इधर आप रखेंगे 854 और इधर P21, ये बना P21 और इधर 6Q3, इधर 6Q3। अच्छा ये डेल्टा एक्स जब खोलोगे ना तो यू विल गेट 2 माइनस पी इंटू 15 माइनस 4Q, ठीक है, कर लेना। अब डेल्टा जेड भी निकालना, तो 211 P21 और ये आखिरी वाला 854 जो इधर लिखा हुआ है इधर। अच्छा इसको जब खोलेंगे तो ये आएगा P-2 आएगा बस। तो अब मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास डेल्टा जो आया वो आया P-2 इंटू Q-3, ध्यान देना। फिर हमारे पास जो डेल्टा x आया है वो 2 माइनस पी इंटू 15 माइनस 4Q आया है, ठीक है। और डेल्टा जो y आया वो 0 आया है और जो डेल्टा z आया वो P-2 आया, ठीक। अब पहला वो कह रहा है कि यूनिक सोल्यूशन, पहला वो कह रहा है कि यूनिक सोल्यूशन। अच्छा यूनिक सोल्यूशन के लिए आपका डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन के लिए डेल्टा जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यानी P ना तो 2 हो और Q जो है वो ना तो 3 हो, ठीक है। ऐसा अगर हो गया तो P ना तो 2 है और Q ना तो 3 है, ठीक है। Q ना तो 2 है और P ना तो 3 है, तो ठीक है भाई, डेल्टा अगर जीरो नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि P जीरो नहीं है तो डेल्टा Z यहाँ पर नॉन जीरो आ रहा है, डेल्टा Z यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है। P जब 2 नहीं है तो डेल्टा Z क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहा है यूनिक सोल्यूशन। तो बस इतने से यानी कि P और Q की जो वैल्यू बोली गई है, P इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 3, वहाँ से यूनिक सोल्यूशन आ जाता है। क्लियर है। अब सेकेंड है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट होने के लिए आपको डेल्टा मतलब इन्फिनिटी आना चाहिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए आपको डेल्टा जीरो करना है। तो डेल्टा जीरो होने के 2 तरीके हैं, या तो P2 हो जाए या तो P2 हो जाए। अब P2 होने से आप देखिए P के 2 होने से बड़े फायदे हैं। डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा y तो है ही जीरो, डेल्टा x भी जीरो हो जाएगा P2 होने से, और डेल्टा z भी। तो P2 रख दो बस, काम डन। Q कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए P की वैल्यू 2 होनी है और Q कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब थर्ड है, क्या था वो, ट्रिवियल है क्या? थर्ड क्या पूछा है, नो सोल्यूशन। अच्छा तो नो सोल्यूशन देखिए तब आता है जब डेल्टा जीरो हो। तो डेल्टा जीरो में P बराबर 2 रख दिया तो भाई तो गड़बड़ी है ना, वो तो इनफाइनाइट दे रहा है। तो P2 ना रख के हम लोग अब बचा हुआ इस बार Q को 3 रख देते हैं। अब देखते हैं भाई Q को 3 रखने से क्या होगा। कोई एक नॉन जीरो आ जाए, कोई एक नॉन जीरो आ जाए। तो P अगर 2 नहीं है, यहाँ पे लिख भी दो, P इज़ नॉट 2, Q3 एंड P नॉट 2, तो बिल्कुल 100%, क्योंकि 2 नॉन जीरो हो जाएंगे, डेल्टा x एंड डेल्टा z विल बी नॉन जीरो, तो ये नो सोल्यूशन होगा। तो वेरी नाइस गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्लेन, अब हम लोग मैट्रिक्स करेंगे और उसके बाद हम लोग प्लेन में जाएंगे। तो आप देखिए कि इन क्वेश्चंस को प्लेन के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन इज़ लाइक दिस, दिस इज़ प्लेन। तो इसकी जो इनफाइनाइट होता है, ये तो ये प्लेन है। अब यहाँ पर देखिए जो प्लेन है, इसकी जो इक्वेशन है, जैसे x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 और x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 10 है। तो मान लीजिए बस क्या होता है कि प्लेन में आपका z भी आ जाता है, जबकि स्ट्रेट लाइन में 2 ही होगी। लेकिन ये प्लेन कैसी हो गई, ये प्लेन पैरेलल हुई कि नहीं,
x माइनस 2y प्लस इतना पोर्शन सेम है और ये कह रहा है 4 है, ये 10 है, तो ये पैरेलल प्लेन है, कभी कट सकती है क्या? नहीं। तो ये कभी अगर कट नहीं सकती तो इसका मतलब यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा। तो ये पैरेलल प्लेन है। अब कोइंसिडेंट प्लेन कैसे होंगे? जैसे x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 है। अब इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और वही आपको दे दूँ तो भैया ये कोइंसिडेंट है, ये तो 2 टाइम्स ही है, 2 तो कट जाएगा, फिर से यही आएगा, दिखने में 2 है पर है ये 1, तो ये कोइंसिडेंट प्लेन है, कोइंसिडेंट प्लेन है, जैसे लाइन होती वैसे ये कोइंसिडेंट प्लेन है। ठीक है, अब समझ गए हम। अब देखिए इनफाइनाइट सोल्यूशन आने के क्या कारण हो सकते हैं? या तो तीनों कोइंसिडेंट हो, या तो तीनों कोइंसिडेंट हो, मतलब इसी का ये भी टाइम्स ये भी, तो उसको हम लोग कहते हैं तिड़वा, तिड़वा बन गए। ये तो जुड़वा था, ये तिड़वा हो जाए तो एक ही निकले, P1 भी वही, P2 भी वही, P3 भी, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे ना। ठीक है, और अच्छा इनफाइनाइट सोल्यूशन में अगर 2 कोइंसिडेंट हो जाएं, 2 कोइंसिडेंट हो जाए और एक ऑब्लिक हो जाए तब भी होगा क्या? ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो ये 2 कोइंसिडेंट और एक ऑब्लिक में भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि 2 प्लेन जो है वो एक पॉइंट पे नहीं कटती हैं, 2 प्लेन आपकी कटती हैं लाइन पर। जैसे मान लीजिए अगर ये एक प्लेन है और एक यू प्लेन है और ये दोनों कटी हैं तो एक लाइन कॉमन होगी ना। ठीक है, तो उसमें हमेशा क्या होगा, एक पॉइंट, ये ना सोचो कि एक पॉइंट केवल आया, अरे बहुत, लाइन में कितनी वैल्यू होती है? इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ यहाँ कॉमन है, बाकी तो फिर बाकी की वैल्यू तो सेम ही आ रही, तो इसलिए भी यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है फैमिली ऑफ प्लेन्स का। तो जैसे लाइन का होता है कि L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इज इक्वल टू L3, तो जो काटने वाली होती हैं लाइनें, जैसे ये है, ये लाइन, और इसी से एक तीसरी लाइन जा रही है, मान लीजिए L1 है, ये L2 है, तो इनके इंटरसेक्शन से अगर तीसरी लाइन जा रही है तो हम उसे लिख सकते हैं L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2, तो ये फैमिली ऑफ लाइन्स हो। उसी तरह प्लेन की इक्वेशन में भी हम लोग हमेशा लिख सकते हैं कि P3 इज इक्वल टू P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि एक प्लेन है, एक दूसरे प्लेन ने उसको काट दिया, अगर दूसरे प्लेन ने उसको काट दिया तो उसमें लाइन कॉमन हो गई, और तीसरी वाली जो प्लेन है ना वो वहीं से इसका मतलब पास हो रही, तो ऐसा होगा, तो भी इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, तो भी इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि एक लाइन कॉमन है, और लाइन कॉमन है इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन से। अच्छा, नो सोल्यूशन के क्या क्या करतूतें हो सकती हैं यहाँ पर, कि तीनों पैरेलल हो, तीनों पैरेलल हो। ठीक है, नो सोल्यूशन। दो कोइंसिडेंट और एक पैरेलल, तब भी काटेंगे नहीं, तीनों पैरेलल, ये प्लेन ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये काट ही नहीं रहे भाई, तीनों एक जगह कट करेंगे तो एक सोल्यूशन आएगा। 2 कोइंसिडेंट और एक पैरेलल, तो 2 तो मतलब एक ही हैं, जैसे P1 और P2 यही, लेकिन एक इसके पैरेलल, तो कहाँ कटी? आपस में कटने से क्या होता है, जेड की वैल्यू तो कभी आई नहीं इनके साथ, तो ये भी नो सोल्यूशन का केस है। थर्ड, अच्छा 2 पैरेलल, अब 2 पैरेलल और एक ऑब्लिक, 2 पैरेलल और एक ऑब्लिक, तो देखो 2 पैरेलल हैं और एक ऑब्लिक, अब 2 पैरेलल हैं तो कट नहीं रही,
इसी तरीके से एक केस ये भी है कि तीनों पैरेलल ना हो तब भी ना कटे। तो देखो इससे ऐसे और ऐसे, तो ये यहाँ कटे लेकिन उससे नहीं कटे। ये वाला इसके जब कटा तो ये अलग जगह पे कट गया, एक जगह तीनों नहीं आए, तो ये केस भी आपका नो सोल्यूशन का। ठीक है, तो ये प्लेन वगैरह में अभी और सीखेंगे हम लोग, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो है अब प्लेन के बेसिस पे बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके भी कॉन्सेप्ट मिला दिए जाते हैं डिटर्मिनेंट के साथ। तो मतलब ये मत सोचो कि डिटर्मिनेंट ख़त्म हुआ, डिटर्मिनेंट हर जगह आएगा। ठीक है, हर चैप्टर में डिटर्मिनेंट आ सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो अब आपने पढ़ लिया, अब आपको कहीं कैलकुलस में मिल जाए तो करना है, आपको कोऑर्डिनेट में मिल जाए तो करना है, अलजेब्रा में मिल जाए तो करना हो, तो अलजेब्रा है ही है, ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाए करना है। तो हो सकता है कि पहले आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिए, अब उनको करिए। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।